हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम यूरोप महाद्वीप डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एटलस मैप के थ्रू यूरोप महाद्वीप को डिस्कस कर लिए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। वाले लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें, उसमें हमने पूरा मैप वाइज बताया है कि कहाँ पे कौन से देश है और किस देश की कैसी स्थिति है। इस लेक्चर में जो लूसेंट में थ्योरी दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो यूरोप महाद्वीप देखिए, यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यूराल एवं काकेशस पर्वत पूर्व में, जो पूर्व में है, पूर्व में यूराल पर्वतमाला और काकेशस पर्वतमाला जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है। पृथक करता है, कहा गया है अलग करता है। देखिए ये इसको मैप के थ्रू बताता हूं मैं आपको। ये यहाँ पे है, ये यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत, ये यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया। तो पृथक करता है यानी अलग करता है। और ये यहाँ पर है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। तो ये याद रखना है मैप के थ्रू। तो ये फैक्ट समझ में आ गया। इस महाद्वीप में 46 देश आते हैं। इस महाद्वीप में 46 देश आते हैं और यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है करके पूछा जाएगा, तो यूरोप महाद्वीप। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो भौगोलिक स्थिति इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठवां बड़ा महाद्वीप है, जिसका विस्तार उत्तर में आर्कटिक सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर है। ये देखो, ये उत्तर में आर्कटिक सागर, जबकि दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है, जबकि दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। और पूर्व में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर झील स्थित है, जबकि पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति थी। उसके बाद देखिए, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपी महाद्वीप भी कहते हैं। कारण यह है कि इसका अधिकांश भाग तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ को प्रायद्वीप कहते हैं, और द्वीप होता है चारों ओर से घिरा हुआ होता है। तो इसका अधिकांश भाग तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इस कारण इसे प्रायद्वीपी महाद्वीप भी कहते हैं। अगला फैक्ट चलते हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीप से छोटा है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां बड़ा महाद्वीप है। क्रम याद रखना, छठवां बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीप से छोटा है, ये याद रखना है। अगला फैक्ट चलते हैं। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, जहां आर्कटिक सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर है तथा काला सागर स्थित है। भूमध्य सागर और काला सागर स्थित है दक्षिण में। और पश्चिम में अंध महासागर, अंध महासागर किसे कहा गया है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। अंध महासागर से घिरा हुआ है, तो ये याद रखना है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति थी। उसके बाद देखिए, यूरोप का सर्वोच्च शिखर, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सर्वोच्च शिखर का नाम है एलब्रूस है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? एलब्रूस है। तो एलब्रूस पर्वत जो है, ये एलब्रूस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी भी है। ये एक सुप्त ज्वालामुखी है जो काकेश क्षेत्र यानी काकेश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो याद रखना, ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये यहाँ पे स्थित है, काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। रूस में स्थित है, यानी रूस में स्थित है करके बताया गया है। तो रूस में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आता है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एलब्रूस, रूस में स्थित है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी एक आल्प्स पर्वतमाला है जो फ्रांस देश में स्थित है। फ्रांस देश में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक 4810 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आल्प्स पर्वत कहां पर है? तो ये फ्रांस में स्थित है। आल्प्स पर्वत की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर स्थित है। तो ये आल्प्स जो पर्वत है, इसकी एक और चोटी का नाम है मैटरहॉर्न की चोटी 4478 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर स्थित है। तो ये भी एक फैक्ट था, क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद अगला चलते हैं, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब
डेन्यूब नदी जिसकी लंबाई 2842 मीटर है, 2842 मीटर है। और यह नदी जो है ये ऑस्ट्रिया देश का नाम है, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती है। यानी कि 6 देशों से होकर बहती है, 1 2 3 4 5 6 देशों से होकर बहती है। बहते हुए यूक्रेन की सीमा के निकट, 6 यानी 7 देश हो गए, यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिर जाती है। तो काला सागर में गिरती है ये नदी, डेन्यूब नदी। याद रखना है, डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट हंगरी देश की राजधानी है, बुडापेस्ट स्थित है। उसके बाद है बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया की राजधानी है, ये भी डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, भी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है बेलग्रेड, ये बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है, और सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है ये डेन्यूब नदी पर स्थित है। तो डेन्यूब नदी बहती है कहाँ? यूरोप में। याद रखना है, डेन्यूब नदी इंपॉर्टेंट है, यूरोप में बहती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहते हुए काला सागर में गिर जाती है ये नदी, पूर्व में बहते हुए काला सागर में गिर जाती है। कौन से देश से बहती है ये भी देखना है, और कुछ राजधानियां हैं कुछ देशों की जो इसके तट पे बसे हुए हैं। तो डेन्यूब नदी कहाँ बहती है? यूरोप महाद्वीप में बहती है। उसके बाद है यूरोप की सबसे लंबी नदी। डेन्यूब नदी तो बही थी, लेकिन उसके बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी दूसरी है जिसका नाम है वोल्गा नदी। ये इंपॉर्टेंट है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, जिसकी लंबाई है 3687 मीटर, 3687 मीटर है। इस समझ में आया आपको? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी इंपॉर्टेंट है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो वोल्गा नदी है, जो रूस के पठार से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है ये नदी। और इसकी सहायक नदी डॉन नदी है, डॉन नदी है इसकी सहायक नदी। और डॉन नदी जो है रूस के मास्को से निकलकर आजोब सागर में गिर जाती है, तो इसे डॉन नदी भी मिलती है, इस नदी में आके डॉन नदी में मिलती है, ऐसा बताया गया है। काला सागर से होते हुए समुद्र में यानी काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भाग में प्रवेश करते हैं। इस नदी के थ्रू काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भाग में प्रवेश करते हैं। तो याद रखना है, किस नदी के थ्रू? डॉन नदी के थ्रू या फिर वोल्गा नदी के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है लंदन या लंदन कहते हैं, लंदन। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है लंदन, इंपॉर्टेंट है। और लंदन जो है ये इंग्लैंड देश की राजधानी है, और यहाँ की करेंसी का नाम है पाउंड चलती है यहाँ पे। और लंदन जो है, ये लंदन शहर जो है ये थेम्स थेम्स नदी के तट पे बसा है। ये याद रखना है, लंदन थेम्स, इसे हिंदी में टेम्स कहते हैं, टेम्स नदी के तट पे बसा है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पे बसा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट चलते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पे बसा है, सीन नदी के तट पे बसा है। पेरिस का पूछा जा सकता है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के तट पे बसा है। सीन नदी बहती है फ्रांस में और इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। ये दक्षिण की ओर बहते हुए इंग्लिश चैनल में गिर जाती है, ये याद रखना है। और फ्रांस को विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। कभी पूछा जाए विश्व का सुंदर नगर किसे कहा जाता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस को कहा जाता है। और पेरिस को फैशन की नगरी भी कहते हैं, फैशन की नगरी पेरिस को भी कहा जाता है। और फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है कांस, नाम सुना होगा आपने, CANNES, कांस फ्रांस का प्रमुख शहर है, जहां कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। एक फिल्म फेस्टिवल्स होता है, कांस फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ पे होता है करके आता है, तो ये फ्रांस में होता है। फ्रांस के एक शहर कांस में, वहां पे होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, आपने देखा होगा।
उसके बाद अगला फैक्ट है, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। यूक्रेन देश है, मैप में देखे होंगे आपने, इसके पहले वाला वीडियो मैप वाला जरूर देखना। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया कहलाता है। रोटी की डालिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना, गेहूं उत्पादित क्षेत्र पूछेगा यूरोप महाद्वीप का तो यूक्रेन देश है, इंपॉर्टेंट है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव, काम बड़ी की मात्रा कीव। तो इसे क्या कहते हैं, विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डालिया भी कहते हैं, याद रखना ये। उसके बाद है, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। तो सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन पूछेगा तो इटली में होता है, और इटली के अलावा फ्रांस में भी होता है। तो ये भी याद रखना, फ्रांस में भी होता है, फ्रांस का भी पूछा जा सकता है। इटली में विश्व का सर्वाधिक जैतून व अंगूर का उत्पादन किया जाता है। इसी कारण जो है, आगे देखते हैं इसके आगे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। राइन नदी भी कहां बहती है, ये यूरोप में बहती है, यूरोप महाद्वीप में बहती है। स्विट्जरलैंड से निकलती राइन नदी, स्विट्जरलैंड से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड से बहते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है। स्विट्जरलैंड से निकलती है, जर्मनी व नीदरलैंड में बहते हुए उत्तरी सागर में, यानी उत्तर की ओर बहती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है राइन नदी। और ये राइन नदी जो है, ये इसका जो जलमार्ग है, राइन नदी का जलमार्ग भी होते हैं, नदी के अंदर ही जल मार्ग होते हैं जहां से जहाज आते जाते हैं। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग है। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन सी नदी का है, तो राइन नदी का है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम है। तो जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी। उसके बाद, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग, यूरोप में भी रेल मार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिएंट रेल मार्ग। ये ओरिएंट रेल मार्ग जो है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर तुर्की यानी टर्की के कुस्तूनिया नगर के मध्य तक जाता है। तो कहां से कहां तक जाता है, पेरिस से लेके कुस्तूनिया नगर तक जाता है। और कुस्तूनिया नगर कहां पर है, तो टर्की में है। ये टर्की में है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो, ये फ्रांस की राजधानी है, पेरिस है, तो यहां से लेके कहां तक जाता है, ये टर्की तक जाता है। टर्की, ये टर्की का है, ये यहां तक। तो ये बताया गया है इसमें। तो ये सब याद रखना है मैप के थ्रू भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश, कभी पूछा जाएगा यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस लगाना है। रूस टिक सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है, मैप देखा होगा आपने, यूरोप में भी स्थित है और एशिया में भी स्थित है। लेकिन ये यूरोप में पूछा जाता है, तो आपको यूरोप का पूछेगा सबसे बड़ा, तो रूस है, याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है, देखिए, शैंपेन शराब आती है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस देश में बनती है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस देश में बनती है। फ्रांस देश में बनती है, याद रखना है, फ्रांस देश में बनती है। कभी पूछा जा सकता है। देखो, इटली में विश्व का सर्वाधिक जैतून व अंगूर का उत्पादित किया जाता है, और फ्रांस में सर्वाधिक शैंपेन शराब बनती है। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ बनती है, तो शैंपेन शराब फ्रांस में बनती है सर्वाधिक। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो देखो, अभी अपन ने पढ़े थे विश्व का सुंदर नगर किसे कहा जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यानी ये देखो, ये फ्रांस में यहाँ लिखा हुआ था और यही वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सूरा एवं सुंदरियों का देश भी कहते हैं किसको, फ्रांस को। यूरोप के अधिकांश देश को तीनों ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्राय द्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप को प्राय द्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश तीनों ओर से सागरों द्वारा घिरे हुए हैं। मैप देख लेना आप। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। यूरोप में देश है फिनलैंड,
3 लटकते हुए मिलेंगे आपको, लटकते हुए देश मिलेंगे, मैंने बताया था, जैसे इमली लटकती है या फिर तुअल लटकते हैं फलने के बाद, उस टाइप के लटके हुए देश है। कौन से 3 देश, देखो ये बता रहा हूँ, ये मैप के थ्रू देखो, ये 3 लटकते हुए देश है, देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो फिनलैंड को क्या कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, फिनलैंड देश को झीलों का देश कहते हैं। और नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे देश को मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहते हैं। मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है यहाँ पे 6 महीने तक के, इसलिए मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। कारण क्या? 6 महीने तक दिखाई देता है। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी झुकी भी हुई है। अब यहाँ पे है नॉर्वे, मान लो ऊपर में, अब सूर्य है यहाँ, तो जो उत्तरी गोलार्ध में सीधी किरण पड़ती है, तो ये यहाँ पे अभी दिन है, इस तरफ में दिन है, तो यहाँ पे सूर्य निकला है। लेकिन पृथ्वी जब घूम के इधर चले भी जाती है, तो नॉर्वे कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, नॉर्वे रहता है यहाँ पे। और उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्ट किरण पड़ती है जब, तो पृथ्वी घूम के इधर चले भी जाती है, तो एक तरफ में उजेला दिखाई देता है। इस कारण नॉर्वे को आधी रात में भी वहाँ उजेला दिखाया देता है, आधी रात को भी उजेला दिखाई देता है। इस कारण नॉर्वे को मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहते हैं। ऐसा कब तक होता है? ऐसा जब तक के जब सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, जब तक दिखाई देता है। समझ में आ गया? 6 महीने तक के दिखाई देता है, समझ लो, रात में भी दिन। तो नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि में सूर्य का देश। और स्वीडन देश को तो जानते ही हैं आप, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उसके बाद वहीं चलते हैं जहां थे अपन। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ट्स पर्वत भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोत पर्वत का मतलब ही होता है ब्लैक पर्वत। ब्लैक पर्वत पढ़े थे अपन ने, पर्वत वाला टॉपिक देखना ना भूले बिल्कुल भी। ब्लैक पर्वत को ही भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। उसका उदाहरण है कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये जर्मनी में है, और हार्ट्स पर्वत ये भी जर्मनी में है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं किस देश में? ये दोनों जो है ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, तो याद रखना है दोनों जर्मनी में है ये पर्वत। उसके बाद इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यहां भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, और यह हिमालय की तरह आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत कहां पर है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आल्पस पर्वत जो है इटली में है। इटली में नहीं है, 3 देशों में, एक फ्रांस में भी है, फ्रांस में भी है आल्पस पर्वत, फ्रांस में भी है, इटली में भी है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ हिमालय की तरह आल्पस पर्वत है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। क्यों कहा जाता है? यहां भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, इस कारण कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट समझ में आ गया होगा। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ था। जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? तो इटली में होता है और स्वीडन देश में होता है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, इटली की राजधानी है रोम। फ्रांस को वाइन यार्ड, देखो फ्रांस का जो तट है, फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियार्ड तटों का देश कहा जाता है। फियार्ड तटों का देश कहा जाता है। नॉर्वे का जो तट है, नॉर्वे का जो तट आपने देखा होगा, इसे क्या बोला गया? फियार्ड तट का उदाहरण है। डायरेक्ट आएगा फियार्ड तट, जो समुद्र से लगे हुए जो तट होते हैं वो किसका उदाहरण है, यानी कहाँ का है? फियार्ड तट। ये नॉर्वे के तट जो है वो फियार्ड तट का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और वाइन यार्ड जो है ये फ्रांस है, फ्रांस के तट का उदाहरण है। तो ये आ सकता है फ्रेंड्स, याद रखना फियार्ड तट नॉर्वे में है ना। नॉर्वे के तटों को कहते हैं फियार्ड तट का उदाहरण है। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के बारे में मैंने बताया था आपको, यहाँ पर है इंग्लिश चैनल। देखो ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, है ना, जो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश चैनल जो है, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। देखो फ्रांस को, नीचे में फ्रांस है और ऊपर में क्या है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड देश है, तो उससे अलग करता है। तो ये समझने वाली बात है ये। उसके बाद आगे चलते हैं। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि के बारे में मैंने पढ़ाया था, ये बताया था इसके पहले वाले मैप में, ये यानी लेक्चर में। एक डोवर जल संधि है, या उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उत्तरी सागर था, ये देखो ये है, मैप के थ्रू देख लो, ये उत्तरी सागर है और ये इंग्लिश चैनल, तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उसका नाम क्या है? DOVER, डोवर स्ट्रेट, STRAIT स्ट्रेट, इसको जल संधि कहते हैं, है ना। तो वही बताया गया यहाँ पे। तो डोवर जल डमरू मध्य
जल संधि को जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, से जाने वाली इंग्लिश सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। देखो, डोअर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल या सुरंग, वहां पे एक सुरंग भी बनी हुई है समुद्र के नीचे, जो किसको जोड़ता है, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है, ये बताया गया है। रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इतनी लंबी रेल सुरंग है वहां पे, जिसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ और 14 नवंबर 1994 को यात्री सेवा शुरुआत हुई थी, यात्री सेवा की शुरुआत हुई थी। तो तारीख भी याद रख सकते हैं। वहां पे एक सुरंग है ना, ये समझ में आ गया होगा इफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं अपन गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का आपने नाम सुना होगा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। गर्म है, याद रखना है, गर्म, गा से गल्फ और गा से गर्म। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। यह मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए ब्रिटेन की ओर जाती है। उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए ब्रिटेन की ओर जाती है ना। और इस कारण इसे यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, इसे यूरोप का गर्म कंबल के रूप में जाना जाता है। यूरोप में जो मौसम सुहाना होता है वो यही जलधारा के कारण है। यूरोप का मौसम आपने देखा होगा हर समय सुहाना रहता है, एक नंबर मौसम सुहाना रहता है। वहां का लंदन का मौसम सुहाना रहता है और पूरे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है इस जलधारा को। गर्म जलधारा ये देखो क्या है, जलधारा पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा, फिर भी यहां देख लीजिए, ये भूमध्य रेखा है। इधर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो भी जलधारा जाएगी वो कौन सी होगी, गर्म होगी। काहे कि यहाँ पे भूमध्य रेखा में सीधी किरण पड़ती है तो गर्म क्षेत्र है, इधर जो जाएगी ये सब गर्म है। लेकिन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो आएगी वो ठंडी होगी। तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये जा रही है देखो यहाँ पे मैक्सिको खाड़ी से लेके इधर यूरोप जा रही है। तो ये क्या है, ये गर्म जलधारा है। तो याद रखना, आता है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। स्विट्जरलैंड देश के बारे में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इसे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। इस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, यानी प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप कहा जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारा है। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहते हैं। तुर्की को टर्की भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह, तो टर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है, मैप देखना। और इन दोनों के बीच जो है, तुर्की के बीच मरमरा सागर तुर्की में एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। ये देखो बता ही देता हूं, यहाँ पे मैप देखो, ये देखो, ये है तुर्की, लेकिन ये वाला जो तुर्की है ये कहाँ पर, यूरोप में, और ये भी है तुर्की। तो ये तुर्की जो है ये एशिया में है, और इन दोनों के बीच में एक सागर है जिसका नाम मरमरा सागर, लेकिन ये पूरा देश क्या है, ये तुर्की है। तो वही तो बताया गया है इसमें। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, जो यूरोपीय भाग पर अवस्थित है। तो तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो लीरा है। लीरा है यहाँ की करेंसी, और जो उसकी राजधानी है अंकारा, वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है करके, यूरोपीय भाग में स्थित है करके बताया गया है। देखो ये हो गया क्या, ये हो गया तुर्की, यहाँ पर है मरमरा सागर, और जो अंकारा है उसकी राजधानी अंकारा यहाँ पे स्थित है यूरोप वाले भाग में। नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त होती है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं, याद रखना है। इस प्रकार प्राप्त भूमि को फोल्डर कहते हैं। नीदरलैंड का नाम आपने सुना होगा, नीदरलैंड देश जो है ये बेल्जियम के ऊपर है फ्रेंड्स। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, और ये नीदरलैंड का ये एक शहर है जिसका नाम है द हेग, आपने सुना होगा, है ना। द हेग इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जानते थे पहले, और यहाँ के रहने वाले लोगों को डच कहते थे। जैसे भारत में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, वैसे यहाँ पे रहने वाले लोगों को डच कहते हैं। डच आपने पढ़ा होगा, भारत आए थे ये भी। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में।
स्विट्जरलैंड देश में है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार ये बताया गया है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। तो इन दोनों देश के बीच एक दर्रा है। दर्रा आपने सुना होगा, दो भागों को जोड़ता है वो। तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्थित है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ब्रेनर दर्रा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच है, और सेंट बर्नार्ड दर्रा पूछेगा तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ से। तो ये ऐसे दर्रे आ जाते हैं कि किन देशों के बीच है। और यहाँ से एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। सीमा रेखाएं पूछी जाती कोई तो वो एक याद आ रही है, एक बता रहा हूँ आपको जो पूछी जा सकती है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी नहीं बताया था, इसलिए यहाँ बताता हूँ। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है, देखो कुछ रेखाएं खींची गई है, विश्व युद्ध के बाद खींची गई थी, ये वर्ल्ड वॉर के बाद। फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनॉट रेखा स्थित है। ये फ्रांस हो गया और ये जर्मनी हो गया, इनके बीच है कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। डायरेक्ट आएगा मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अब याद कैसे रखना है? जर्मनी ना से नाट याद रख लो, या मैगिनॉट ऐसा कोई भी याद रख सकते हो। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगिनॉट रेखा, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच भी एक रेखा है, ये जर्मनी और ये पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच एक रेखा जिसका नाम है हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा है ना। तो हिडनबर्ग रेखा, तो देखो पोलैंड डा आएगा आखिरी में, पोलैंड और डा से हिडनबर्ग रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है, याद रखना है। उसके बाद जो है ये फिनलैंड और रूस के बीच भी एक रेखा है जिसका नाम मेन रहीम रेखा। ये ऐसे लाइन आ जाती है, रेखाएं आ जाती है, किन दो देशों के बीच स्थित है, इसलिए याद रखना है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगिनॉट रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिडनबर्ग रेखा, और फिनलैंड और रूस के बीच है मेन रहीम रेखा। ये दोनों के बीच मेन रहीम रेखा। तो ये आपको बताना भूल गया था पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में कवर कर दिया अपन ने। उसके बाद आगे चलते हैं। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। पेरिनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच, स्पेन देश है उसके बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, याद रखना है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। मैंने बताया था लंदन से लेकर पेरिस तक के जो इंग्लिश चैनल है वहां पे नीचे एक सुरंग है, तो वही सुरंग की बात हो रही है। विश्व का सबसे, समुद्र के नीचे है वो सुरंग, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत, समुद्र के नीचे, भूमिगत यानी समुद्र के नीचे, भूमि के नीचे रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है, याद रखना है। पो नदी को इटली गंगा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पो नदी को इटली गंगा कहते हैं, गंगा इटली की गंगा कहते हैं। आल्प्स पर्वत, इटली के आल्प्स पर्वत से निकलती हुई यह अटलांटिक सागर में गिर जाती है, अटलांटिक सागर में गिर जाती है, इसे इटली गंगा भी कहते हैं। सर्वाधिक प्रदूषण के कारण या प्रदूषण के कारण कहते हैं, ये याद रखना है आपको। पो नदी को इटली गंगा भी कहते हैं प्रदूषण के कारण, समझ में आ गया। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिर जाती है, ये जो बताया था शायद मैंने, फ्रांस में जो सीन नदी बहती है, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पे बताया था ना, तो देखो ये है, यही वाला, तो ये जो है इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से छोटा यूरोप, लघु यूरोप भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्मॉल यूरोप किसे कहते हैं? तो फ्रांस को कहते हैं, याद रखना है, भूमि और जलवायु की दृष्टि के कारण। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश या समुद्र की रानी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं किसानों का देश और समुद्र की रानी। क्यों कहते हैं? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है करके, याद रखना है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में, नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप, नॉर्वे के पास एक द्वीप है जिसका नाम है स्वेलबार्ड द्वीप में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार कहां पे है?
स्वेलबार्ड द्वीप में, जो नॉर्वे के पास है, याद रखना है, नॉर्वे का है। उसके बाद बात करते हैं अपन ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत। मैंने बताया था ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, कौन से? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है। ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन के पूछेगा तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः पूरब में इंग्लैंड है, पश्चिम में क्या है? वेल्स, और उत्तर में है स्कॉटलैंड। मैप देखना आप, देखो मैप के थ्रू बता दूं आपको, ये देखिए मैप के थ्रू, ये हो गया इंग्लैंड, पश्चिम में हो गया क्या? वेल्स, और ये हो गया स्कॉटलैंड उत्तर में। तो ये इसको क्या बोलते हैं? 3 देश को मिला के द ग्रेट ब्रिटेन, ये तीनों को मिला के बोलते हैं। अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से आते हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और उत्तरी आयरलैंड प्लस कर दिया जाए तो उसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब संपूर्ण ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम, और उत्तरी आयरलैंड को अलग कर दिया जाए तो द ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो वही बताया गया है यहाँ पे। देखो ये पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में हो गया था। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है, इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि द्वारा, ये है यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलग करता है, ये बताया गया। समझ आ गया होगा आपको, मुख्य भूमि से अलग करता है ना, यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है, यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है कहा गया है। उसके बाद देखिए, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। काकेशस राज्य, समझ में आ गया? काकेशस राज्य कहा जाता है। ये तीनों देश वैसे तो एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है, काकेशस पर्वत के किनारे, एशिया में। देखना आप, यहाँ पे है क्या? ये यहाँ पे है, यहाँ पे मिलेंगे, तो देख लेना एशिया का मैप। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। मास्को राजधानी है रूस की, और रूस में चलता है रूबल, करेंसी रूबल। तो मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। कौन से सागर है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, और यह है लाडोगा झील, ये रूस में स्थित है, लाडोगा झील। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये 5 सागर के नाम याद रखना है, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लाडोगा झील। अगला चलते हैं, एंटवर्प, बेल्जियम में एक जगह है जिसका नाम है एंटवर्प। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प, बेल्जियम में है ये। एंटवर्प, बेल्जियम को विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने यूरोप महाद्वीप का थ्योरी वाले टॉपिक डिस्कस किए। और एक दो चीज बता दूं मैं आपको, नोट करके देख लेते हैं। यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। रेगिस्तान एक भी नहीं है यहाँ पे, रेगिस्तान है ही नहीं यहाँ पे, याद रखना है, एक भी रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान कहाँ पढ़े थे अपन ने? यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, डायरेक्ट आ सकता है। और इस महाद्वीप से होकर कोई भी रेखा नहीं गुजरती, कोई भी रेखा नहीं गुजरती। ये ऊपर वाली कर्क हो गई, बीच वाली भूमध्य और नीचे मकर, लेकिन यहाँ पे है यूरोप महाद्वीप, है ना। तो यूरोप महाद्वीप से होकर कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, याद रखना है। तो ये लेक्चर था हमारा जिसमें हमने काम का डिस्कस किए, थ्योरी वाला टॉपिक डिस्कस किए। सबसे ऊंची चोटी, नदी, ये सब याद रखना है। ये सब आपको मैप के थ्रू मैंने बताया था। इसका पहले वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। जब आपको थोड़ा सा मैप जरूर है समझना, मैप की प्रैक्टिस भी कीजिए, उससे आपको कौन सा देश कहाँ पर है याद हो जाएगा। और कुछ खास और प्रमुख देशों की ही मुद्राएं, करेंसी और कैपिटल पूछी जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको निश्चित ही पढ़ने में मदद मिल सके। और आने वाले समय में इससे बेहतरीन लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।